बातें नहीं, फोन गलती से भी नहीं दिखना चाहिए किसी के हाथ में, और सोना कोई नहीं चाहिए। ठीक से बैठो पारुल। तो दुखी आत्मा क्यों हो रखी है भाई जिंदगी में? कभी आजकल वो भी डालते रहती है, काना तू सब जानता है, मतलब क्या भैया? अरे कम से कम जो उड़ाने वाले उन लोग को ब्लॉक कर दिया करो, ना देखे है। काना तू सब जानता है, काना आगे पेपर नहीं देंगे, समझ रहे हो ना? 17-18 साल हो रहा होगा तुम लोग, 16-17, 17 कितना, 16-17, तो 10 जोड़ दो, 27 बहुत जल्दी आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, है ना? पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, लास्ट क्लास में क्या क्या हुआ था भाई? अच्छा, तो, अच्छा इक्वेशन बनाना एक और सीखा था ना, टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या जरूरी है? एक्सेस होना चाहिए, और नेट फोर्स इज इक्वल टू, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा था, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इनटू अल्फा। और एक और रिलेशन निकाला था, याद है ना? वो तो अपन ने सर्कुलर में ही पढ़ रखा था ना। अरे लीनियर और एंगुलर टर्म के बीच में रिलेशन, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ए इज इक्वल टू, यही वाला यूज किया था। अब आज वाला जो बच्चे क्या है ना, कि ये कंपटीशन का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है रोलिंग। अब खुदा ना खास्ता अगर कभी आप टीचर उचर बनने की भी लाइन में आए ना, तो आपसे इस टॉपिक पे बड़े अच्छे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, हमसे भी पूछे गए हैं, इसीलिए बता रहे हैं ना। ये फेवरेट होता है। और ये चैप्टर इतना लेंदी, अभी देख रहे हो ना, खत्म हो नहीं रहा, जबकि इसमें 150 इनर्शिया में हमने एक अलग स्लाइड खत्म कर रखा है, तो लगभग 250 के आसपास का स्लाइड हो गया ना, तो चैप्टर लेंदी है। तो हम थोड़ा अभी जब क्या कर रहे थे इससे पहले, हाँ टॉर्क, टॉर्क में हमें समझ जाना चाहिए था पॉइंट पे, एक्सिस पे सारी कहानी समझ में आएगी। फॉर्मूले कितने आए थे? एक तो टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस किस के बीच में, एक्सेस और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे 90 डिग्री वही हो जाएगा। दूसरा क्या पड़ा सर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, यही से इक्वेशन बनाना सीख गए, है ना? अब आज की स्टोरी थोड़ा ध्यान से देखो और समझो। रोटेशन अबाउट एक्सिस या आईसीओआर, ठीक है, ध्यान से देखना। सवाल बेटा जैसे मैंने पार्ट में बांटा ना, पहला एक इनर्शिया से सवाल बनता होता है, तो अच्छा, दूसरा इनर्शिया के बाद जब अपन टॉर्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो टॉर्क तो पढ़ लिया ना एक बार, फोर्स लगा मतलब टॉर्क है भाई। तीसरा रोलिंग बहुत फेवरेट टॉपिक है, और रोलिंग के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ भी रखा है कि कभी रोलिंग हो तो वहां पे आईसीओआर डिसाइड करना खुद आ जाना चाहिए अब तक फीलिंग। अरे अगर कोई चीज रोल कर रहा है तो आईसीओआर फट से डिसाइड कर लोगे ना, कोई चीज मतलब सर्कुलर टाइप, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, खुद पहचानना है। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना आप, रोटेशन अबाउट एक्सेस या फिर आईसीओआर, जरा समझो चीजों को। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ये कोई डिस्क हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब गोल है, इतना समझ लें। अगर ये घूम रहा है तो क्या इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या मेरे पास दो रफ्तार होगी? नहीं। अरे ओमेगा से घूम रहा है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास मान लो v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो तुम अगर इस पॉइंट पे चेक करोगे तो तुम्हें क्या इस तरफ एक वेलोसिटी v मिलेगा, और दूसरा इस पॉइंट पे जो रफ्तार होगा इस ओमेगा की वजह से वो कितना होगा, ओमेगा इंटू आर, क्या यही दो वेलोसिटी होंगे? थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे ऐसा कहूं कि, हाँ चलो ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चा, अगर किसी केस, देखो यही तीन केस रहते हैं, अगर किसी केस में ये वेलोसिटी अगर ग्रेटर है ओमेगा आर से, तो आप इससे क्या समझते हो, चीजें कैसी चल रही होगी? ट्रांसलेशन वाला ज्यादा है और घूमने वाला, इससे क्या तुम्हें फील आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने तुम्हें चलती गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध दिया, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हुई, तुमने अपने कदम बढ़ाए, गाड़ी और तेज हुआ, तुमने और तेज कदम बढ़ाए, तो तुम्हारी एक औकात ही होगी ना। उसके बाद क्या हो रहा होगा, तुम मैच करने की कोशिश करोगे, बट गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होगा तो तुम्हारा पैर घसीटा नहीं जाएगा। क्या तुमने कभी स्कूटी चलाई है या बाइक? तो जब
ऐसे ब्रेक लगाए हुए रहते हैं और धीरे धीरे जब चला रहे होते हैं तो अपन पैर को नीचे रख के ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं रिदम में, है कि नहीं? ये होगी नहीं भाई जिंदगी में। और जब स्कूटी जब तेज चलने लग पड़े तब तुम जरा करके देखना तो उस रिदम में मैच कर पाओगे? कोशिश भी करोगे एक बार ऐसे करके, जब तक ऊपर लाने की कोशिश करो तब तक घसीटा आ जाएगा पैर, ऐसा हुआ है क्या? तो तुम्हारा पैर किधर किधर घसटा रहा था, पीछे या आगे? क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सीन कैसा हो रहा है, जिस तरीके से ये घूमने की कोशिश कर रहा है, जिस ओमेगा, देखो ओमेगा इंटू आर किधर जा रहा है ना, घुमा रहा है ना, और भी आगे ले जा रहा है। अगर v आगे ले जा रहा है और v अगर ग्रेटर है ओमेगा आर से, तो ये घूमेगा कम, घसकाएगा ज्यादा। पक्का? तो क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि सर इस केस में ना जो स्लिपिंग होगा वो बैकवर्ड होगा कि फॉरवर्ड होगा? लॉजिक सब स्कूटी वाले से मैं रिलेट कर पा रहे हो ना? जैसे आज ही जाना, या साइकिल भी चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, पहले स्कूटी को धीरे धीरे जाना, और जैसे स्कूटी आगे बढ़ रहे हो ना, समझना तुम पाँव चला रहे हो, ठीक है? फिर थोड़ा और बढ़ना, थोड़ा और, फिर थोड़ा, और जैसे जैसे तेज होते जाएगा फिर एक औकात है कि तो मारोगे, उसके बाद तो देखना जूता पहने होगे तो बचे रहोगे, चप्पल पे कर लेना तो पूरा फील आ जाएगा हमेशा। तो इधर आ जाओ, तो इसमें स्लिपिंग होगा बैकवर्ड की फॉरवर्ड? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इस केस में स्लिपिंग जो होगा वो फॉरवर्ड? अब बताओ, देखो यहाँ पे सब कुछ टेक्निकल चलता है, थोड़ा इमेजिनेशन, तभी आप ऐसे नहीं कर सकते चैप्टर का नेटवर्क मास ट्रांसलेशन लगा दी आगे का आंसर, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, अगर स्लिपिंग आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। तेरा अगर पैर ऐसे घसता आया तो लॉजिक कहता था फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा? तो अब मुझे बताओ, इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किधर लगेगा? बैकवर्ड। अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा कैसा होगा, काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा? एक घसटा रहे हैं यार, तो कैसा होगा? काइनेटिक होगा ना? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है? तो कभी इस टाइप का सवाल आएगा तो हम दिमाग लगा लेंगे ना उसमें, पक्का ना? तो चलो, हमने कहा सर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा? रिस्पॉन्स बहुत ढीला आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहला लॉजिक ठीक है। दूसरा आ जाओ, क्या तुम लोग लड़कों ने तो किया ही होगा, स्टाइल मारने के लिए अचानक से फर्स्ट गियर पे डाल के बढ़िया एक्सीलेटर कभी दबाए हो? चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो। अच्छा, आजकल तो लड़कियां भी करती नहीं? क्या बात कर रही है, मैं बाइक से जा रहा था, एकदम ऐसी लड़की है ना, पतली सी भाई, एक कान में फोन और एक ब्लेजर, मार उड़ाए, मैंने वीडियो भी बनाया, एक दिन दिखाऊंगा तुम लोग। अरे तो ऐसा, अरे मैं ऐसे देख रहा था, 5 मालूम मेरे रफ्तार कम से कम 75 80 तो होगी, और सुनो ब्लेजर को इतना पे लेके जा रहे, तो एक हाथ में फोन है, हमको लगा कब उड़ेगी भाई, कब उड़ेगी? चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो बाइक को अचानक से, यार छुट्टी होगी तो मैं दिखाऊंगा, है ना, जैसे छुट्टी होगी, तो अगर फर्स्ट गियर पे डाल के अगर मैं अचानक से तेजी से करूंगा तो गाड़ी का फट से आगे जाता है क्या? लेकिन उसका आरपीएम बढ़ता है ना, अरे चक्कर ही घूमता है तेजी से। बर्नआउट वर्नआउट सुने हो? एडजस्ट, अच्छा ये भी है बढ़िया। तो चक्का ज्यादा घूमता है, आगे बढ़ता कम है, देखते हो ना? पक्का? किसी ने 8 बॉल पूल खेला है क्या? भाई सच में खेला है क्या? ऐसे नहीं, एक बार गलती से ऐड आ रहा था तो इंस्टॉल कर लिए और हमने 8 बॉल पूल खेला है। हाँ, अच्छा, उसको क्या बोलते हो, अमीरों वाला एक गेम होता है, वही 8 बॉल पूल, क्या क्या बोलना नहीं आता मुझे, वही वो जो हरा रंग का टेबल होता है। अच्छा बढ़िया, ठीक है। उसमें भी अगर आप देखोगे, या 8 बॉल पूल में भी ना स्पिन करके एक आता था ऑप्शन, तो स्ट्राइकर को ऐसे स्पिन, जैसे मान लो अगर क्या बोलते हैं, सामने की तरफ वो क्या बोलते हैं, मतलब गोटी को उसमें डाल रहा हो तो उसके टॉप मोस्ट, क्या हो गया? अच्छा गोटी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉल, अरे जो भी हो, अरे मान लो जो भी उसको डालना है तो उसके टॉप वाले पोजीशन पे अपन हिट करते ताकि वो बहुत ज्यादा स्पिन करे और टकरा के फिर वापस आ जाए, ऐसा देखे हो क्या? शुक्र है। तो बर्नआउट ले लो या फिर वो स्टंट वाला ले लो, सीन कैसा होता है जरा देख लो और मुझे आंसर बताना। फिर से अगर इस पॉइंट पे चर्चा करें तो फिर से दो रफ्तार, अरे एक ट्रांसलेशन वाला v इस तरफ होगा, और ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इस तरफ क्या होगा, बोलो, ओमेगा इंटू आर। अगर किसी केस में ओमेगा इंटू आर इज ग्रेटर देन v होगा तो आपके साथ इस बार क्या होगा? अरे ये आगे कम लेकिन पीछे ज्यादा खिसकेगा ना यार, ऐसी तो होता है बाइक वगैरह में, देखो बहुत
ये पट्टे भी हैं नहीं, अरे थोड़ा रेत वेट टाइप से अगर रहा, अचानक से कर दे तो नाश्ते से फिसल ही जाता है यार। तो इस केस में तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? स्लिपिंग फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा? बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जो स्लिपिंग होगा वो कैसा होगा बच्चों? बैकवर्ड। तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? बहुत ढीला रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। तो कैसा? फॉरवर्ड, समझ, अरे पीछे स्लिप कर रहा है। और कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? यस। बड़ी लास्ट केस, ये दोनों बातें धस गई है दिमाग में। तीसरी बात करते हैं बच्चा, अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए तो क्या होगा? मतलब जिस रेट से स्कूटी चल रही है और तुम अपना पाँव भी उसी रेट से अगर मार पाओ तो क्या तुम्हारे पाँव में घसीटा पड़ेगा क्या? समझ गए क्या? किए हो कि नहीं? पेट्रोल पेट्रोल कभी खत्म हो जाता है, धक्का लगा रहे हो तो एक बार रिदम बना लेते, जब गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ने लग पड़ते तो ऐसे ऐसे मस्त ठीक है तुम किए हो, बड़ी गरीब हो गए देख। बढ़िया बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो इस केस में क्या होगा? क्या ये आगे स्लिप करेगा कि पीछे स्लिप करेगा? नहीं करेगा ना स्लिप। अगर स्लिप नहीं कर रहा तो क्या ये रोलिंग हो गया? और किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या तुम इस पॉइंट को इजीली ICOR बोल पाओगे? और ICOR मिलते फायदा क्या होगा? अब तुम्हें क्या पता चल जाएगा? एक्सेस एक्सेस पता चलने से क्या निकाल लोगे? जो पूछोगे आप वो निकाल लेंगे आराम से, समझे? अरे एक्सेस पता चल गया तो उस एक्सेस के अलावा ओमेगा अल्फा सेम रहेगा। अब किसी पार्टिकल का इस पॉइंट पे किसी ने मुझे पूछ लिया वेलोसिटी क्या होगा तो क्या लिख दोगे? ओमेगा इंटू आर। किसी ने पूछ दिया एक्सीलरेशन क्या होगा? अल्फा इंटू आर। कुछ फायदा समझ में आया क्या? दस गया दिमाग में? तो ये कंडीशन हो गया बच्चा किसका? रोलिंग। ठीक है। हाँ, ये है जबरदस्त, और ध्यान से सुनना कहानी। देखो, सवाल पहले सुनो, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ये दो बातें धस गई तो आपको ऐसा फील आएगा अरे रोटेशन का सबसे आसान चैप्टर है। अब ध्यान से, अभी तक क्या सिखाया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रखा था? टॉर्क। टॉर्क वाले में कितने फॉर्म में? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। एक बार सर ICOR मिल गया तो फिर एक ही रफ्तार से काम चल जाता है। लीनियर वाला v हो जाएगा, एंगुलर वाला r ओमेगा। इतना चल रहा है दिमाग में? अब ध्यान से देखना। मान लो बच्चा मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि फाइंड, जरा देखते चलो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा एक रिजिड स्फीयर, कुछ भी हो सकता था, स्फीयर, रिंग, सिलेंडर, शेल, कुछ भी दे सकता था मैं। और मैंने कहा मान लो बेटा इसके सेंटर ऑफ मास पे F फोर्स अपन ने लगा दिया, और मैंने आपसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। दो सवाल मैंने आपसे पूछे यहाँ पे, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि यहाँ पे बच्चा प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग समझते हो क्या? मतलब यहाँ पे स्किट नहीं हो, स्किट नहीं हो रहा है, ठीक है। प्योर रोलिंग मैंने आपसे कहा, और मैंने कहा कि इस सरफेस के पास इतना सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि इस पे आराम से रोल कर सकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगा? अरे स्लिप करेगा ना यार, रोल कैसे करेगा? फ्रिक्शन चाहिए ना। कंफर्म है ना? तुम्हें एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे मान लो, अगर इंक्लाइन प्लेन तो मैं स्लिप कर रहे हो, अगर फ्रिक्शन जबरदस्त हुआ तो स्लिप ही नहीं कर पाएगा। मान लो तेरे पास कुछ मोमेंटम आ गया, आगे फ्रिक्शन मिल गया तो फिर उल्टियां मारने लग पड़ेगा, होगा ना ऐसा? बढ़िया। तो मैंने कहा पहला सवाल कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा सवाल मैंने पूछा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है? प्योर रोलिंग में है। कैसे करेंगे? और मान लो ये एक स्फीयर है, या चलो मैं एक काम करता हूं, हाँ,
नहीं, ये कॉपी निकालो और एक बार अटेम्प्ट करो। चलो। हाँ जी, देखो देखो देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को एक ही फॉर्मूला तो अभी तक बताया है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही पढ़ा है ना। और टाउ क्या बचा है, अरे नेट फोर्स ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इसके अलावा तो कुछ पढ़ाया नहीं है। और सर अगर ये फॉर्मूला आपको लगाना है तो एक्सिस पता होना चाहिए। और रोलिंग वाले केस में आपने पहले ही बता रखा कि एक इंस्टेंट पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट कैसा दिखाई देगा, देखो बोल लो प्लीज, आई सी ओ आर बन गया क्या। आई सी और मिलते ही मेरे मन में ख्याल आया कि सर एक्सेस कहां पर है, यहीं पर है ना। पूछा क्या है मेरे से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इस एक्सेस से क्या आर डिस्टेंस पे ही होगा सेंटर ऑफ मास। है ना, रिंग होता तो भी यही होता, स्फीयर होता तो भी यही होता, डिस्क होता तो भी यही होता है ना सेंटर ऑफ मास। तो अब मुझे बताओ, अब इस सेंटर ऑफ मास के पास मान लो एक्सेलरेशन है ACM, तो ये ACM कैसे निकालोगे, एक्सेस पता है ना। तो अगर एक्सेस पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या ACM नहीं निकाल सकते हैं। ये घूम कितने से रहा है मान लो, लेट अस टेक अल्फा से घूम रहा है, रेंगुलर एक्सेस कुछ रहेगा ना। तो अपन क्या लिखेंगे बोलो, ACM इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। अभी तक कल भी यही चला था, कल भी यही काम किया था, अभी है ना। अब देखो क्या मेरे पास ACM इज इक्वल टू R इंटू अल्फा आया, बट मेरे पास R भी तो मुझे नहीं पता है। तो दूसरा मेरे पास क्या बचा हुआ है सर, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यही बचा हुआ है ना। चलो लगाते हैं। तो कहाँ, एक्सिस ये है ना, और कैलकुलेशन किसके लिए करने जा रहे हैं हम लोग, अल्फा के लिए। और ACM हमारे पास पहले से, मतलब ACM को लिख लिया ना यार, R इंटू अल्फा। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं नेट टॉर्क निकालने की कोशिश करूं इस पॉइंट पे, तो कैसे, इस पॉइंट पे टॉर्क कैसे निकलेगा। तो इस पॉइंट पे बेटा फोर्स कौन सा है, एक यही अब लग रहा है ना सेंटर ऑफ मास पे। और ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये रहा एक्सेस, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही है ना। क्या इस पॉइंट पे और कोई है फोर्स। अगर तुम बोलोगे सर mg है, तो mg सेंटर ऑफ मास में mg लगाओगे तो यहीं पे लग रहा होगा ना। तो mg और इस, सॉरी mg इसी पे आ रहा होगा ना। तो अगर आप देखते भी जाओगे तो जीरो ही तो रहेगा उसका टॉर्क, समझ गए। तो अब बताओ क्या लिखूं, सर टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू, यही दो फॉर्मूले हैं। तो टॉर्क को यहाँ पे क्या लिख दूं, F इंटू, दिख रहा है क्या, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक 90 डिग्री का गिरा दो किस पे, एक्सिस पे, उसी को बोलते हैं हम लोग R परपेंडिकुलर, क्लियर। तो F इंटू R इज इक्वल टू, क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होगा, फिर से बोलो, फिर से सोच के बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पे लिखोगे, अरे एक्सिस ये है ना यार। तो 2/5 mr² कहाँ का होता था जब सेंटर से जाता था ना, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम नामक चिड़िया, क्या मैंने आप लोग को ऐसा पढ़ाया था। ये टॉर्क और आई हम लोग सेम एक्सिस पे देखते हैं, ये टॉर्क और ये आई किस पे देखते हैं, सेम एक्सिस पे। तो एक्सिस तो ये है ना, इस एक्सिस से इस पॉइंट पे टॉर्क कितना निकला, तो तुमने लिखा F इंटू आर। इस एक्सिस से अगर मान लो अगर ये कोई स्फीयर होता तो कितना होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बोलो। अरे 2/5 mr² याद आ रहा है क्या, प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो x यहाँ पे कितना है, ये r ही है ना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mr², कुछ आएगा समझ में। अब देखो पकड़ो जरा इसको, F इंटू आर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 7/5 mr² इंटू अल्फा, कुछ आएगा समझ में। तो ध्यान से देखो, तो ये r से ये आ गया क्या, तो यहाँ क्या बच रहा बच्चा, R इंटू अल्फा, और यही R इंटू अल्फा कौन है, ACM, यही तो निकालना था। तो ध्यान से देखो तो मेरे पास क्या आ गया, 5F/7, यही है ना, M भी नीचे जाएगा ना, M इज इक्वल टू ACM। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो तो फिर कैसे होएगा।
ये पैरेलल एक्सिस ये कल डिस्कस हुआ था ना कि ये टॉर्क और आई सेम एक्सिस पे ही देखते हैं, टॉर्क और आई सेम एक्सिस। तो जब तुमने आइसोस एक्सिस डिसाइड कर लिया है तो इसी एक्सिस के लोग यहाँ पे क्या दिखा, टॉर्क, और इसी एक्सिस से इस बॉडी का क्या दिखना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट, और सर आपने स्फीयर का याद करा रखा था 2/5 mr², तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आराम से कर दिया, m × x² कर दिया, इसी हमारा पहला पार्ट क्लियर है। हर बार ऐसे ही निकालोगे, हर बार ऐसे ही निकालोगे। दूसरा चीज ये इंटरेस्टिंग है और जरा ध्यान से, तो दूसरा सवाल था, देख लो, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इस बार चक्कर क्या है जरा देखो, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चा किधर लग रहा होगा, और यहां पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट होता है कभी, ऐसा पढ़ा है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेट तो कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है ना। पहले कैसे निकालते थे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को, याद है, इधर वाला फोर्स माइनस स्टैटिक, याद आ रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही करते थे ना। तो अब मुझे जरा बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से, जब भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग में निकालना होगा, तो आप इसका हॉरिजॉन्टल मोशन अगर देखोगे बच्चा, तो तुम्हें पता चलेगा कि सर ये एफ फोर्स किस बॉडी पे किधर लग रहा है, इस तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, दिख रहा है क्या। तो एक फोर्स का डायरेक्शन ये, एक फोर्स का डायरेक्शन ये। अगर मैं पूछूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, सर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। मास किसका आ जाएगा, अरे अगर ये स्फीयर दिया था, इसका मास मान लो m था, m, पर यहां पे ध्यान रखना एक्सेलरेशन हमेशा किसका लिखना है, सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में हमने आज से पहले जब हम एनएलएम पढ़ते थे, वर्क पढ़ते थे, तो वहां पे हम एसीएम बोलते नहीं थे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता था, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ही होता था। ठीक है क्या, तो जब भी निकालना होगा फ्रिक्शनल फोर्स रोलिंग में, समझिए कहानी क्या, आप ये चेक कर लेना कि इधर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में, जिस प्लेन पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, दूसरा ढूंढ लो कौन सा और फोर्स लग रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो तो, F माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम इंटू एसीएम, कुछ आएगा समझ में। तो एफ आर इज इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा, एफ माइनस एम इंटू एसीएम, कुछ समझ में आएगा। क्या एसीएम अपन पहले से ही निकाल चुके हैं, इसको यहां ला के रख सकते हैं, तो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। यानी आज के बाद कभी भी रोलिंग वाला सवाल आएगा, कुछ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सोचना क्या है, एक्सिस पकड़ो, रोलिंग, जब भी रोलिंग आए ना, फट से आईसीआर पकड़ो और आईसीआर से सारी चीजें निकाल दो, समझ गए क्या। कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा तो आपको एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। मान लो अगर एक्सेलरेशन मुझे यहां का पता होता, इस पॉइंट का निकालते, इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का तो एक्सेलरेशन अलग आएगा ना, कैसे, एक्सिस ये है, तो यहां का एक्सेलरेशन क्या आया होता, अल्फा इंटू यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस का बच्चा, पर ये वाला एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास का नहीं होता, तो ये फॉर्मूला अपन नहीं यूज कर सकते हैं, समझ गए क्या, नहीं। तो मुझे कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा रोलिंग में, हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये तो कुछ सा हो गया। क्या इसकी जगह पे मैं रिंग कर दूंगा तो डर जाओगे, रिंग करूंगा तो क्या लिखोगे बताओ आंसर, सेम प्रोसेस चलेगा, रिंग वाले में यहां क्या आ जाएगा बताओ, mr², और पहले से शुरू लगोगे तो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा, 2mr², कुछ आएगा। अच्छा रिंग की जगह डिस लिख दूंगा तो क्या करोगे, mr²/2 प्लस mr², समझ गए, याद रहना चाहिए यार। डिस की जगह अगर मान लो बचा क्या, शेल रख दूं तो 2/3mr² प्लस mr², समझ गए, पक्का दर्शक। अब देखो, आज तुम लोग को बहुत मजेदार चीजें पढ़ने वाले और पूरा पुराना रिवाइज होगा, जरा देखो। क्या इंक्लाइंड प्लेन पर अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है फ्रिक्शनलेस, और उस पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, तो बताओ मुझे उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्ट बोलो। अगर इंक्लाइंड प्लेन किसी थीटा एंगल पे है तो क्या, क्या हो गया तुम लोग,
अरे यार किसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैं किसी m मास को रख दूंगा तो इसमें कितना लगेगा, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे एम ई साइन थीटा तो फोर्स होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या तुम लोग पागल पागल हो गए क्या? जी का साइन थीटा, जी का, यार कैसी बात कर रहे हो, याद है कुछ? तो चेंज थोड़ी हो जाएगा, हर बार तो ये रहेगा ना। पर इस बार कहानी अलग है, थोड़ा देखते हैं। ये याद है ना जी का साइन थीटा? अब यही फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होगा, जरा देखना कैसे। देखते चलो। मैंने कहा बैंड बजती है ऐसे सवालों में, लेकिन एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस गया। अच्छा, फिर से कंडीशन मैंने लिखा, जैसे ही पकड़ो ना कि प्योर रोलिंग लिखा है तो समझ जाना आईसी और लेके एक्सेस से सवाल सॉल्व होगा। जैसे ही सवाल दिखे तुम्हें कि एक बॉडी रोल कर रहा है तो तुम्हारी बत्ती जल जानी चाहिए, सर आईसीआर इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है। पहला चीज दिमाग में दसा है। फॉर्मूले के नाम पे हमारे पास क्या है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। फॉर्मूले के नाम पे क्या है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ गया ना? बस यही दो बात को पकड़े रहो और थोड़ा सा लॉजिक। अब बताओ मुझे सीन कैसा है, जरा ध्यान से समझना। मैंने कहा कि भाई साहब ये सरफेस है, मान लो रफ है। अगर रफ ना होगा तो क्या ये कभी रोल कर पाएगा? अगर रफ नहीं होता तो ये नॉर्मली क्या करता, स्लाइड करता ना बच्चा, है कि नहीं यार बताओ? पक्का? बढ़िया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे ना इनफ रफनेस है कि ये अब कुछ भी हो सकता है, ये डिस्क भी हो सकता है यार, डिस्क होगा सर, सिलेंडर दे दोगे, स्फीयर दे दोगे, शेल दे दोगे, रिंग दे दोगे, इसके अलावा क्या ही दोगे? क्योंकि यही तो गोल घूमेगा ना, इसके अलावा कौन गोल घूमेगा? लॉजिक है ना? देखो हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मजा आ जाएगा। सवाल मैंने आपसे पूछा और आप, मैं चाहूंगा आप लोग सारे जवाब दो। मैंने आपसे कहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। समझ गए क्या? दो सवाल पूछा है। कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल करता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन लगाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट सिखाया तुम्हें, क्या पता होना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तभी तो उस वाले में लगाएंगे ना फोर्स, नेट फोर्स। अरे एक आगे जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए क्या? और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बच्चा रोटेशन वाले सवाल में अल्फा को पकड़ो। याद आ रहा है क्या? कल ही पढ़ा है, कल ही मतलब अल्फा पे कंसंट्रेट करना है। आ जाओ। तो पहला सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे ही मैंने यहाँ पे रोलिंग देखा मेरे मन में बत्ती जल गई, सर यहाँ पे कौन आ गया? आई सी ओ आर। समझ गए क्या? अब ये रिंग हो, स्फीयर हो, डिस्क हो, सिलेंडर हो, उसका सेंटर ऑफ मास तो यही एग्जिस्ट करेगा, ये तो मुझे पता है। बताओ इतना तय? बहुत बढ़िया। अब बोलना जरा मुझे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास पे बच्चा फोर्स कितना लग रहा है, तो क्या तुम फट से बता दोगे सर नीचे की तरफ mg का साइन थीटा लग रहा है, ये हमें पता है। क्या मैं पूछूं सेंटर, अच्छा दूसरा यहाँ पे इस तरफ क्या लग रहा होगा, तो तुम बोलोगे सर mg का कॉस, जितने फोर्स लिख सकते हो सारे लिख डालो। उसके बाद और मैं पूछूं तो तुम ज्यादा बोल पाओगे कि सर इस पे यहाँ पे ऐसे करके क्या लग रहा होगा, एक, इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? यही तीन है। ठीक है, अब अल्फा के पीछे भागते हैं, आ जाओ। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि बेटा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और मैंने आपसे कह दिया कि ये भाई साहब अल्फा से घूम रहे हैं, कितने से? अल्फा से। ठीक है, नहीं दिया होगा तो भी अल्फा मानना, अल्फा से रोटेट कर रहे हैं ना यार, तो अल्फा से घूम रहे, ये नोन नहीं है। बढ़िया। तो हम रिलेशन यहां से क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। ये एसीएम यहां पर है ना, तो ये एसीएम यहां से कितना दूर है, आर है क्या? तो क्या मैं इसका एसीएम लिख सकता हूं? एसीएम कितना लिखूंगा बोलो? आर इंटू, आगे कहानी वहीं पे जो भी जस्ट पढ़ा था, एक्सिस पकड़ो, सेंटर ऑफ मास को देखो, एक्सिस और सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी चाहिए ना, परपेंडिकुलर, मतलब दूर, सॉरी परपेंडिकुलर से दूरी चाहिए होती। वो टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, एक्सेलरेशन वाले के लिए सिर्फ एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए होता है। टॉर्क के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए,
और जब हमें ये वाला रिलेशन लिखना है तो उसके लिए सिर्फ क्या चाहिए, एक्सेस से उस पॉइंट का दूरी चाहिए, कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अब देखते चलो, तो सर एसीएम इज इक्वल टू, फिर से आपने लिख दिया आर इंटू अल्फा। अब हमारा सारा ध्यान किस पे चला गया, अल्फा पे। सर अल्फा निकालने के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एकदम पकड़े रहो, सारे सवाल ऐसे ही बनेंगे। तो तुमने लिखा सर नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सर अगर टॉर्क निकालना है तो एक्सिस चाहिए, और रोलिंग में हमें आईसीआर डिसाइड करना आता है। देख लो कैसे कहानी बनते जा रहा है, मेहनत नहीं करना है। रोलिंग में सर हमें आईसीआर पता है कैसे लेना है, जहां पे टच हो रहा है यही पॉइंट कौन सा है, सर आईसीआर का। समझ गए क्या, यानी सर इसी एक्सिस से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क, और इसी एक्सिस से क्या देखना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लॉजिक समझ में आ रहा है, इसी एक्सिस से टॉर्क, इसी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बढ़िया क्या। अच्छा अब बताओ, इस एक्सिस से अगर देखा जाए तो इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो तुम कहोगे सर एक mg का साइन थीटा लग रहा है, एक mg का cos थीटा लग रहा है, एक पूरा फोर्स, सारे फोर्स देखते हैं, एक नहीं सारे उस बॉडी पे लग रहे हैं। क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो नेट टॉर्क मतलब जितने फोर्स है सबका टॉर्क कैलकुलेट करना है ना। तो अब बताओ इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक mg का साइन थीटा है, एक mg का cos थीटा है, और एक कौन सा बच्चा, नॉर्मल है। mg का जो cos थीटा है क्या वो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रहा है, तो इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगा तो टॉर्क जीरो होगा, सिखा चुका हूं। क्या ये नॉर्मल भी इसी एक्सिस पे ही सही जा रहा है, तो इसका भी कितना होगा। और ध्यान से देखिए तो mg का जो साइन थीटा वो ऐसे जा रहा है ना, दिखा क्या, तो mg का साइन थीटा ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसमें का ये r क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो कितना आसान है स्टोरी, एक बार पकड़ लेंगे तो हमेशा रिटर्न। सर एक्सिस पकड़ के जहां का पूछा आ रहा है चेप दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। चलो तो टॉर्क बताओ बच्चों, क्या लिखो, बोलते जाओ, mg sin थीटा इनटू, आया क्या समझ में, इज इक्वल टू आई। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको स्फीयर नहीं मतलब रैंडम कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले, ताकि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आ जाए, रैंडम ले लेना। तो मान लो अगर मुझे इस पॉइंट पे इस बॉडी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो मैं क्या करता, आईसीएम, भूल गए, पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला चाहिए ना रे बाबा। तो आईसीएम प्लस क्या करते थे, एम एक्स स्क्वायर ही करते थे ना। तो आईसीएम प्लस एम, और ये डिस्टेंस कितना बचा आर, तो यहाँ क्या लिख दो, एम आर स्क्वायर, कुछ समझिएगा, बढ़िया, इनटू, आ गया क्या, अल्फा आ जाएगा तो आराम से एसीएम लिख सकते हैं। अल्फा बताओ कितना होगा, अच्छा एक चल, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो जोश आएगा पढ़ाने में, मजा आएगा, वरना मैं बोर हो जाऊंगा छोड़ दूंगा। mg साइन थीटा इंटू आर, दिख रहा है क्या, और नीचे क्या आ गया, आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चा हमारे पास, अल्फा पूछा होता तो यहाँ से अल्फा निकल जाता, समझ गए क्या, अल्फा पूछा हो ना पूछा हो, अल्फा पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि अल्फा एक बार आ गया तो आप उस पूरे के पूरे बॉडी का किसी भी पॉइंट पे लगने वाला ई निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। एक बार हमारे पास ओमेगा आ गया तो उस पूरी रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट का हम बी निकाल सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए अल्फा और ओमेगा इंपॉर्टेंट होता है। अल्फा कैसे निकालना है, ओमेगा कैसे निकालना है, उसके लिए एक्सेस चाहिए बस, समझ रहे हो कहानी। तो कोई भी सवाल हो अल्फा तो निकालो, क्योंकि अल्फा निकाल के फिर हम फ्री हैंड हो जाएंगे ना, फिर हम मुझे उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास छोड़ के कोई भी पॉइंट पूछेगा मैं आराम से दूंगा ना, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, आर इंटू सी, कॉन्फिडेंस। अब बताओ मुझे जरा कि बेटा एसीएम कितना है, जरा देखो तो ध्यान से इसको, आर इंटू अल्फा है ना, ठीक है। तो अगर रख दे यहाँ पे तो क्या आएगा, जरा देखो तो, एम जी साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा क्या, बेटा आर था ना पहले से, और इसमें भी आर था, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है देखो तो, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद करना आसान लग रहा है तुम्हें भी, क्या बात कर रहे हो, अगर याद हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ देते थे, याद हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा, क्या बात है। तो हम क्या करते हैं, कुछ अपना
आगे कैलकुलेशन बना के ऐसा करते कि छोटा सा बन जाए और याद रखना थोड़ा आसान हो जाए, है ना। जरा देखो, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बच्चा, और आगे मैं पूछूंगा, जवाब नहीं आया तो पूछूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ क्या है बच्चा, आईसीएम दिख रहा है। अब एक चीज देखो, जगह नहीं बचा क्या मेरा, हाँ जी, देखते चलो। ACM इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर प्लस ICM आया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाते हैं और उसके बाद हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखते चलो कैसे। मैं आपसे कह रहा हूं कि काम करो, mr स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। जरा देखना कैलकुलेशन, अगर ऊपर नीचे mr स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जरा बताना मुझे। जी साइन थीटा दिख रहा है क्या, अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन mr स्क्वायर। कितने लोगों को दिख गया, अरे तू दिखा क्या नहीं लगो, दिख रहा है, बढ़िया। अब यहाँ पे खास बात देखना जरा, मैं यहीं पे नोट करके लिखा रहा हूं पर दिमाग में रखना आप लोग। अच्छा एक चीज देखो तो, अगर ICM की वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा सब। अरे ICM बढ़ा ना, ज्यादा बड़ा करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो भी बड़ा ही आएगा ना, ऊपर का नंबर बड़ा करोगे और जब डिवाइड करोगे तो बड़ा आंसर ही आएगा ना। उसमें एक 1 ऐड कर दिया और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ACM कम आएगा ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जरा देखना, फादर आए आपके, चलो देखो। तो अब मुझे बताओ, तो क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि सर अगर कभी ICM ज्यादा होगा तो ACM कम होगा। ध्यान रखना, आगे यूज करवाएंगे और बड़े सवाल पूछे जाते हैं इससे। यहाँ तक क्लियर है अभी भी, बट इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, हम ना एकदम जुगाड़ निकालते हैं बढ़िया वाला, देखते जाओ। इतना तक ठीक है क्या, जरा देखो तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्या मैंने आप लोग को ये टर्म पढ़ाया है क्या, कुछ ऐसा, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कुछ, क्या पढ़ाया था क्या, क्या था, कुछ याद आ रहा है, क्या था। पूरी बॉडी का मास कहीं पे तो कंसेंट्रेटेड होगा, याद आ रहा है क्या। फिर एक्सेस से उसका जो डिस्टेंस था वही था ना रेडियस ऑफ गायरेशन, याद आ रहा है। तो वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था ICM इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, याद आ रहा है। और यही के कौन था बच्चा, तो तुम बोलोगे सर रेडियस ऑफ गायरेशन, क्लियर है क्या। एक बात बताओ, जरा देखो, अगर मैं इस ICM को, देखते जाओ, इस ICM को इस m के स्क्वायर से, सॉरी जहां ICM लिखा हुआ वहां अगर मैं m के स्क्वायर इसमें पुट करूं तो क्या आ रहा है रिजल्ट, जरा देखो। हम पता है इतनी मेहनत अभी क्यों कर रहे हैं, आंसर आ चुका है, ताकि लास्ट में हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि फिर पढ़ना ना पड़े। हम सवाल देखेंगे, बाकी लोग मेथड फॉलो करेंगे और हम एक स्टेप में आंसर लिखेंगे, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। देखते चलो, अभी लगेगा पता नहीं जबरदस्ती झेलाए पड़े हैं, एक से मन नहीं भर रहा, देखते चलो। तो ACM इज इक्वल टू जी साइन हाँ, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम के स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर, दिखा गया, एम से एम कैंसिल हो रहा है। अब देखो क्या खूबसूरत सी चीज दिखेगी तुम्हें, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो क्या खूबसूरत दिख रहा है, ऐसी तो है। अब देखो मजे की बात, यहाँ पे ठीक है, ये क्या है बच्चा, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्या है, के स्क्वायर बाई, बढ़िया। अब देखो तुम्हें क्यों मैंने ऐसा पढ़ा है। अब एक बात बताओ, हमने ऐसा पढ़ा ICM इज इक्वल टू, क्या मैंने तुम लोग को MR स्क्वायर कुछ ऐसा पढ़ा रखा है, पर आगे कुछ नंबर हुआ करता था। अगर यहां रिंग होता तो 1 होता, पक्का।
अगर यहाँ डिस्क होता तो 1/2 होता, सोच लो। अगर यहाँ स्फीयर होता तो 2/5 होता। अगर यहाँ शेल होता तो यहाँ क्या होता, 2/3 होता। मतलब पीछे तो हमारा स्क्वायर होगा, यहाँ से कोई नंबर n हो सकता है, पहले बताओ ऐसा रहेगा, तय है ना यार। अभी तो याद है, जो भी आप लोगों ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया था, ये गोला वाला, सब में एम आर स्क्वायर ही आया था ना। अब आप वैसे रॉड में तो नहीं आया था भाई, रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी, स्फीयर, जिसमें एम आर स्क्वायर सब में। यार एच को हटा दो, एल को हटा दो, तो बाकी सब में आया था ना, बस पकड़े रहना। तो सर आईसी, अब देखो हम रोलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो रोलिंग में तो रेडियस वाला ही तो रोल करेगा ना यार। कौन कौन से, अच्छा भी लिखेंगे हम लोग इसको। अब मुझे जरा बता रहे, तो आईसीएम इज इक्वल टू एन टाइम्स एम आर स्क्वायर लिखा जाता है, मतलब लिखा जा सकता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखे तो क्या आईसीएम इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? बहुत ठीक है। अरे एम के स्क्वायर पढ़े हैं नया रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो जरा बताओ, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आ रहा है रिजल्ट, देखो तो 1 इज इक्वल टू एन आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, कुछ दिखा क्या? तो जरा देखो तो बच्चा, n की वैल्यू क्या आ रही है, के स्क्वायर बाई, कुछ दिखा क्या? सर कई लोगों को शायद फायदा दिख रहा होगा कि क्यों ऐसा पढ़े हैं। ये n किसकी वैल्यू को बता रहा है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये n कौन है? सर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के आगे लगा हुआ होता था। नहीं समझ पाए क्यों ऐसा पढ़े, तो फायदा क्या हो, कुछ पकड़ पा रहे हो? मैं बता रहा हूं। देखो सर, आपने फॉर्मूला बताया ACM इज इक्वल टू, हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पहले से जानते थे। नॉर्मल केस में क्या होता था, जी साइन थीटा। पर इसमें क्या हो रहा है, रोलिंग ना, तो क्या होगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई। और तुम इसको अब समझ रहे हो कि ये सर कौन है, एन है ना। तो मान लो बच्चा, हम यहाँ के केसेस लिखते हैं। मान लो अगर किसी ने मेरे से कहा कि कोई एक रिंग है, दूसरे केस में किसी ने मेरे से कहा कि कोई स्फीयर है, किसी ने कहा स्फीयर नहीं शेल है, किसी ने कहा, अच्छा इधर लिख देते हैं, बहुत हो गया, रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, शेल हो गया। किसी ने कहा कि सर सिलेंडर है, किसी ने कहा सर डिस्क है। अरे बात समझ रहे हो क्या? हाँ। तो अब खास बात क्या हो चुका है, सर हम ना अब एक्सेलरेशन के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें अच्छी तरह पता है सर, रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एन की वैल्यू कितनी, 1। तो अगर में से किसी ने कहा कि इंक्लाइंड प्लेन पे हम एक रिंग को ऐसे रख दें तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो बताओ इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हम उतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी करेंगे, हम सीधा क्या बोलेंगे, सर इंक्लाइंड प्लेन का जी साइन थीटा पहले से याद कर रखा है। इंक्लाइन प्लेन के लिए जी साइन थीटा पहले से आता है, इसमें नया क्या आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये एक्चुअल में कौन है बच्चा, एन है ना। और एन किसका है, आईसीएम वाले का। तो रिंग के केस में एन की वैल्यू 1 होगी, तो आंसर क्या लिखूं बोलो, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, कुछ समझे क्या? तो आंसर क्या आ गया, जी साइन थीटा बाई 2, खत्म। किसी ने कहा यहाँ पे भाई साहब रिंग नहीं है स्फीयर है, तो क्या करेंगे? तो तुमने कहा सर स्फीयर का हमने याद कर रखा है 2/5, कुछ फायदा समझ में आ रहा है, एकदम फट 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 आंसर। तो जी साइन थीटा पहले से आता है इंक्लाइन प्लेन का। अब बस आई, इसीलिए आईसीएम इंपॉर्टेंट, और चैप्टर क्यों टफ हो रहा है, जिसको आईसीएम नहीं आता हो वो इधर हिल पाएगा नहीं। इसीलिए चैप्टर बल्कि और टफ लगने लग पड़ता है, पर मैंने अपने हिसाब से पिंच किया है बातों पे, अगर आप ध्यान दो तो काम बन जाएगा। बोलते जाओ आंसर। तो यहाँ पे बच्चा n की वैल्यू क्या पकड़ के चेक दिया, 2/5। तो इस केस में ए जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5, कुछ समझे क्या? तो 5 7 कितना हो जाएगा, 5g साइन थीटा बाई 7, समझ गए क्या? शेल के लिए बोलो सीधा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/3, को समझे क्या? तो ये क्या हो जाएगा, 3g साइन थीटा अपॉन 5, को समझे? सिलेंडर का बोलो, सिलेंडर सिलेंडर 1/2, पागल हो गए सब।
इसका क्या था mr²/2, सिलेंडर का भी क्या था mr²/2, 1/2 ही रहा ना। तो बोलो बोलो बोलो, जी साइन थीटा 1 + 1/2, यही होगा। तो ये कितना हो गया बच्चा, 2g साइन थीटा बाई 3 होगा ना। तो इसका बोलो, सेम ही होगा, 2g साइन थीटा बाई 3। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कैलकुलेशन में? ठीक है ना। आगे आसान था। अब ये भी ना कर पाए तो फिर जिंदगी लानत है तुम्हारी, आम जिंदगी की तरह मत करना। अच्छा रुको, अभी एक और पार्ट रह गया है, एक और पार्ट रह गया, एक और चीज रह गया ना बच्चा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकाले ना अभी, नहीं, अरे फ्रिक्शन बचा हुआ है ना। तो जरा देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना। हाँ जी, देखो, तो आपने पढ़ लिया सर ACM इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² / r²। इसी को किससे लिख रखा है, n से। n हम समझ चुके हैं, n क्या है, ICM इज इक्वल टू n टाइम्स mr। सिर्फ n रखते जाओ, एक्सप्रेशन निकालते जाओ, n रखते जाओ एक्सप्रेशन, हमें मेहनत नहीं करना। सर फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलेगा, तो आपको याद आ रहा होगा अभी कि सीन कैसा चल रहा है। तो सर यहाँ पे ही तो है जो भी अपना ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, पीछे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स का इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से, बोलो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, पक्का ना, इसका मास इनटू एक्सेलरेशन cm, याद रहेगा। फ्रिक्शन जब भी निकालना है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास। क्या एसीएम हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इधर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो आंसर विल भी, आप चाहो तो घर पे ट्राई कर सकते हो, हम जुगाड़ से याद कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन में यहाँ देखो मास नहीं आ रहा है, पर जब फोर्स निकालेंगे तो मास आना चाहिए ना यार। बिल्कुल भाई, अगर फोर्स निकाल रहे तो मास चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लिख दो, वहां क्या रखा है, जी साइन थीटा ना, इसमें क्या बोल दो, एम जी साइन थीटा। ये आंसर आएगा। तो अगर एसीएम की वैल्यू यहाँ उठा के रखेगा, आ जाएगा आंसर जो मैं लिखने जा रहा हूँ, पर मैं नहीं कर रहा, तुम खुद कर लेना। तो सर एक्सेलरेशन वाला टर्म याद रहेगा, तो क्या जी साइन थीटा सर, एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है तो एम जी साइन थीटा। नीचे भी चेंज होगा, तो नीचे क्या होता है देखो, बहुत सिंपल सा है, 1 + कोई तुक्का लगाना चाहेगा, कुछ तो तुक्का लगा लो, पलट दो रे, r² / k², समझ गए क्या, तो टेंशन खत्म। आज के बाद अगर मुझे किसी ने कहा कि भैया इंक्लाइन प्लेन पे एक डिस्क को दौड़ा रहे हैं, उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, अगर रूलिंग है तो सीधा फॉर्मूला चाहिए, सिलेंडर दौड़ा रहे हैं सीधा लिखेंगे, कुछ भी दौड़ा रहे हैं सीधा लिखेंगे, कुछ आएगा, जान निकल के ये लोग का मुंह उतरे जा रहा है, क्या ही गधे हैं सब। चलो भाई करो। ये सॉल्व कर दिया तुम लोग, क्या बोला, अ सॉलिड सिलेंडर रोल्स विदाउट, समझ गए क्या, आगे बोला एन इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन मतलब किसके बारे में चर्चा कर रहा हो, सेंटर ऑफ मास। तो क्या मुझे याद है, ACM इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 + n याद रहेगा ना कौन है, तो n कौन था सर, ICM इज इक्वल टू n mr। अब बताओ क्या कौन सा शेप दिया है, अरे कौन सा है, सिलेंडर में क्या होता था, अच्छा सॉलिड सिलेंडर ही है ना भाई, सिलेंडर सॉलिड का एक पड़ा था, डिस्क का था, अरे डिस्क था ना mr²/2, और वही डिस्क को
अरे पूरी के ऊपर पूरी, पूरी के ऊपर पूरी, एक सिलेंडर बन जाएगा, पूरी का पूरा सॉलिड ही तो बनेगा। पागल पागल हो गए तुम, नहीं है अकल? अरे हॉलो रहता तब ना रे बाबा, क्या लिखू जल्दी बोलो। अरे यार यहाँ लिख दो ना, कितना 1/2, तो 1/2 लिखोगे तो जी साइन थीटा 1 + 1/2, कुछ फायदा समझ में आएगा। और नहीं तो हम कैसे करते फिर, पूरा ऐसे ड्रॉ करते, फिर बनाते mg साइन थीटा ACM, तो तब नहीं ये रिजल्ट आता, हम क्यों याद करेंगे। और आना चाहिए, पिछली कहानी पता रहेगी तभी आपको स्टोरी बनेगी। बट आज जाके जब अपनी शीट में अगर कोई बच्चा लिख रहा होगा तो रफ में प्रैक्टिस करा थोड़ी कहानी, और लास्ट में इसको एक बार आज देखो, फिर कल देखो, और ये चैप्टर अभी 6 दिन और चलेगा, 6 दिन और देख लो। अरे आज जाओ पढ़ने के लिए तो फिर से किधर से उठाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से देखना शुरू करो और यहाँ तक पहुंच जाओ, फिर उठाओ। तुम्हारे 6 दिन में ये चैप्टर, जिसको है ना साथ वाले दोस्त हैं उनसे पूछता रोटेशन आया, सब एक साथ बोलेगा नहीं। उन्हें बिठा के और पढ़ाना, देखो ऐसे ये दिमाग में रखो, बनेंगे सवाल। देखते चलो क्या है क्या लॉजिक। अब देख, हाँ जी, ये गलती हुआ ना यार, फिर देख लेना। बोलो, पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बोलो भाई, क्या हो गया सबको, तो बोला, अरे बोला बोला। अबे इतनी देर में तो यार शादी हो जाती है, जितनी देर में तो क्वेश्चन पढ़ रहा है। अबे साइनिंग तो करना होता है, एक उधर से हो गया। अच्छा तुम लोग वो वाला समझ रहे थे क्या? क्या बोला पढ़ो, टू सॉलिड सिलेंडर P एंड Q ऑफ सेम, बढ़िया चलो। क्या बोला भैया, एक सिलेंडर है P और एक सिलेंडर है Q। देखो यहां से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और मैंने चर्चा करा है, रेडियस भी दोनों का सेम, चलो भाई ये बात भी सही है। स्टार्ट रोलिंग डाउन अ फिक्स इंक्लाइन प्लेन, बहुत बढ़िया, इंक्लाइन प्लेन से ही दोनों को रोल करा रहे हैं सेम टाइम पे एक साथ। अब बोला है सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द, मतलब P वाले का जो ज्यादातर मास है वो कहां पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर में। दूसरा क्या बोला देखो, तो while Q हैज द मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द, और Q वाले में ज्यादातर मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, बढ़िया क्या। अब क्या बोला, which statement is are correct, both cylinder P and Q reach the ground at the same time। दिया कहा है, पूछ क्या रहा है, थोड़ा सेंस लगाओ। अब कौन पहले पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, तुमने अभी पढ़ा क्या क्या है इस टॉपिक में, एसीएम के बारे में पढ़ा है ना भाई। तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जिसका कैसे पहुंच रहे हो तुम यहाँ तक। सर इंक्लाइन प्लेन पे तो एक ही चीज याद कर रखा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स याद किया है, और उससे पहले क्या याद करवाया मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो पूरा बॉडी जल्दी पहुंचेगा, है लॉजिक नहीं है क्या। तो अब बताओ P और Q में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, P और Q में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, किसका। अभी किसी को मारना हो, मार करना हो तो एंड वाले पोर्शन में ज्यादा मास रखते हो कि जहां पे पकड़ते हो वहां मास ज्यादा रखते हो, काहे, इनर्शिया ज्यादा मिले इसीलिए। फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ना। अरे इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ही होता है ना। अब ज्यादातर मास अगर किसी की बाउंड्री पे है तो उसका इनर्शिया भी तो ज्यादा होगा, कॉमन सेंस में यार। डंडा अगर एंड से मोटा रहेगा, बेस बैट का एंड वाला पोर्शन मोटा रहता है ना यार, क्यों, इनर्शिया ज्यादा मिले ना। उल्टा पकड़ के मारोगे तब लेकिन कम चोट लगेगा ना यार, ये भी नहीं आता है। मास अगर ज्यादा दूर पे ज्यादा मासेस होंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, पी का कि क्यू का। क्यू पे ज्यादा मास एंड में कंसंट्रेटेड है ना यार। तो तुमने कहा सर आईपी कम होगा किससे, आईक्यू से होगा।
अब बताओ जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम या ज्यादा? ये पढ़ा चुका हूं मैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, कहा गया, ये पढ़ाया था क्या? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, सॉरी ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा रहेगा। बढ़िया। तो अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे आप, ये था तो क्वेश्चन की तरह मत ट्रीट करना, कॉन्सेप्ट ड्यूल्ड हो रहे हैं। तो तुमने कहा सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, समझ गए क्या? कहां से आएगी, पीछे बताया था। और इसका ज्यादा होगा और इसका एक्सेलरेशन कम होगा। अब कॉमन सेंस से बताओ, अगर ये ज्यादा से एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगा। ये भी नहीं समझ भाई, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका वेलोसिटी भी ज्यादा। कुछ समझे क्या? अब बताओ, अब आंसर बोलो। बोथ सिलेंडर पी एंड क्यू रेच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, समझे? दूसरा पढ़ो। सिलेंडर पी हैज अ larger acceleration, has larger linear acceleration than a cylinder q। पी के पास ज्यादा है ना, तो ये भी गए चांद पे। अच्छा सही बोला है क्या? सिलेंडर पी हैज अ, हाँ ये सही, ये सही। सॉरी। तीसरा, यहां से कौन सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला है? क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तुमने सुना आज से पहले? कैसी बात कर रहे हो, सीधा सीधा काइनेटिक। अरे हाफ एम टी स्क्वायर वही तो होता था, एक कार जा रहा है कितनी काइनेटिक एनर्जी है, याद है? गलत होगा सही होगा? क्यों? एक्सेलरेशन ज्यादा है का वेलोसिटी ज्यादा, तो काइनेटिक एंड में पहुंचेगा नहीं, होगा नहीं। तो बोली तो गई राइट है, तो बाकी तो रॉन्ग ही है। हाँ आर मतलब, अच्छा आर भी लिखा, हाँ जी बताओ। सिलेंडर क्यू reach द ग्राउंड विद अ लार्जर एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड किसको बोलो? v ओमेगा और आर में रिलेशन पता है क्या? आर दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम। अब सोच पाओ, सोच के बताना। हाँ जी, चलो बोलो। ये क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे कर रहे हैं, सोचना सिखा रहे हैं। बताओ, अब मान क्वेश्चन समझो या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन की तरह साइड में मत फेंक देना। अरे सीखने मिला ना पिछले वाले में, भाई कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इसमें भी तुम्हें अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। पढ़ो, पहले पढ़ लो, और तुम्हारे मन की भावनाएं क्या कह रही है वो भी मुझे बताना, क्या कहना चाहती है तुमसे। टिक देख लिए थे ना कौन सा सही है? अच्छा, बी था ना? चलो। लॉजिक है, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा इसको। अच्छा तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, क्या होना चाहिए? सिर्फ कुछ नहीं बोलता वो तो, ब्लड को पंप करता, बोलता थोड़ी है ना। और दिमाग तो वैसे भी नहीं है सर, वो तो कोई इशारे भी नहीं कर रहा। बाकी बचे कुछ हम। हाँ फिर क्या कह रहा है तुम्हारा, जो भी है तुम्हारे पास, कौन सा आंसर लग रहा है? A cylinder rolls up an inclined plane rich some, वाह 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 वाह, मजे आ गए भाई, मजे आ गए। सर भी, चलो। अरे भाई, a cylinder rolls up an inclined plane, reaches some height and then rolls down। तो पहले तो भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, बढ़िया, किसी हाइट तक मान लो पहुंच जा रहे जाके। और दूसरा केस अपन बनाते हैं, देखते चलो, कोशिश करता हूं तुम्हें शायद समझ में आ जाए।
मन तो कर टिक मार के निकल जाए, लेकिन चलो तुम्हारे लक्षण वैसे है ना, अच्छी चीज तुम्हें पचती नहीं है ना। और दूसरी देखो, पहला केस और ये दूसरा केस, ठीक है, इसमें नीचे और इसमें ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, यही पे आंसर लिखा हुआ रहता है। यहाँ क्या शब्द लिखा है? विदाउट। इससे तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं? चलो आईसीआर। और विदाउट का कंडीशन क्या होता था? हमने 3 सिचुएशन पढ़ी है। चुपे। विदाउट स्लीपिंग का कंडीशन क्या आया था? P इज इक्वल टू R इंटू, यही पढ़े हो ना। अब सोचो और बताओ। आप भी नहीं बता पाओगे। अच्छा तुक्का ही लगा लो, बी। मान ले बी। आगे बढ़ते हैं। अरे आप बहुत तुक्का लगा तो दिए इन्होंने, या सी होगा। मुझे तुक्का में तो सी पे टिक लगा हुआ था उस टाइम, वो भी नहीं देखा था। अंडू का ऑप्शन आते गए, चल जाते पीछे, अपन देख लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। कहाँ से हो गाड़ी? छोड़ो, मेहनत कौन करेगी? चलो देखो, देखे लॉजिक लगाते, और जो तुम्हारी आत्मा बोले बस वो बोलते जो आंसर अपने आप आएगा। एक बात बताओ, ये ऊपर जब जा रहा होगा तो इसके पास कुछ रफ्तार होगी क्या? नहीं होगी। ऐसी तो नहीं जाएगा ना ऊपर भाई। तने इम्पल्स लगाया होगा, सिंपल से समझ में आता है क्या? क्या? अरे भाई तुझ कर दिए तभी तो क्या, उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं बोलते हैं। कहीं तुमने एक बार तुझ कर दिया, वो अपने आप जा रहा है। हम किसी को धक्का लगा लिए जा रहे हैं, तब वो एक्सटर्नल कहलाता है। एक बार एक घंटा मार दी, बाद में रो रहा है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। समझे क्या? वो तो हो गया ना सर, अब रो रहा है, हमें क्या पता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बताओ मुझे, जब ये ऊपर जा रहा होगा तो mg साइन थीटा किधर लग रहा होगा? तय है। तो इसकी रफ्तार ऊपर जाते टाइम बढ़ रही होगी कि घट रही होगी? क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? कॉमन सेंस है तुम्हारे पास क्या? पक्का घट रहा होगा ना? फिर से सोच लो, घट रहा होगा ना। और मुझे पता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा, विदाउट स्लिपिंग। तो सर हम एक ही बात पे टिके हुए रहेंगे क्या, कि v इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा होना चाहिए। ये तभी तो स्लिप नहीं करेगा यार। यही तो कंडीशन लिखा था विदाउट स्लीपिंग का। सवाल में जब बोल रखा है विदाउट स्लीपिंग, तो मुझे सोता हुआ नहीं रही है ना, फिसल नहीं रहा है। तो सर v इज इक्वल टू R ओमेगा होना चाहिए। पर हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि सर जब इसका मोशन मतलब ऊपर की तरफ है तो इसकी रफ्तार क्या हो रही होगी? कम। और v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? R ओमेगा होना चाहिए। और ये जो R है ये तो कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं ऊपर जाते जाते R कम हो जाएगा। हमने एक बड़ा गोला इंक्लाइन पे फेंका और वो जादू ही का छोटा हो गया, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सर अगर सवाल में ऐसा बोल रखा है उसने कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो v को R ओमेगा के बराबर होना ही पड़ेगा। तो अगर v कम हो रहा है तो इस ओमेगा को भी कम होना पड़ेगा। तो ओमेगा को कम कौन करा, चेक करते हैं। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे जब ये ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स कौन कौन सा लग रहा होगा? एक नॉर्मल, एक एंटी साइन थीटा, तो देख ही लिया। और तीसरा कौन सा बचा? फ्रिक्शन ना। नॉर्मल तो कोई रोल प्ले करेगा नहीं, एक्सिस। बचा कौन? mg का साइन और फ्रिक्शन बचा ना। और mg का साइन तो उसकी रफ्तार को उल्टा कम कर रहा है, v को कम कर रहा है। तो ओमेगा को कौन कम कर रहा होगा? फ्रिक्शन। कुछ समझे? अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या होगा। बाउंसर चला गया रे, समझ गए क्या? या तो रट लो, है ना, कुछ भी हो नीचे ऊपर ही लगेगा, इसके दिमाग में ना घुसे। इधर आ जाओ। अब बताओ बच्चा, ये ऊपर जाने के लिए कुछ ऐसे ही ओमेगा से घूम रहा होगा ना, कि ऐसे ऐसे घूम घूम के ऊपर चढ़ेगा। अबे साइकिलवा ऐसे चले थे ना भाई, ऐसे ऐसे। तो अब बताओ फ्रिक्शन को ओमेगा किधर लगाना चाहिए? इस तरह। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा दूं? नीचे के ऊपर? अरे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा ना रे, तब तो टॉर्क वाला लगाएगा उल्टा वाला। तुम समझ में आया क्या? कुछ आया क्या समझ में?
तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? अपवर्ड लगा ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो फ्रिक्शन, बेटा देखो ये ऐसे घूम रहा है ना ओमेगा से ऐसे, तो फ्रिक्शन कैसे घुमाएगी कि ओमेगा कम हो? उल्टा घुमाएगा तब ना। तो टॉर्क कैसे लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन को? इस तरफ से ना यार। अरे इधर देखना रे बाबा, इस ऐसे लगाएगा तब ना। ये तो ऐसे घूम रहा है ना। अरे कोई चीज अगर ऐसे घूम रही हो, आ गया ऐसे, ऐसे घूम रहा हो तो कैसे लगाना चाहिए फ्रिक्शन को? तब तो उसका ओमेगा रिड्यूस कर पाएगा ना। कुछ समझे क्या? ठीक है, इधर आ जाओ, ये आएगा क्या समझ में? तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर है? चल अब दूसरा वाला आंसर आप बोलना है ना, अपवर्ड। अपना दिमाग चलाओ, आराम से बनेगा। चलो बताओ मुझे फिर से क्या बोला है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि नीचे क्या लग रहा होगा? mg का बढ़िया क्या नहीं, अब डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो mg का साइन थीटा लग रहा होगा पक्का। और मुझे पता है कि सर रोलिंग का कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू आर इंटू, यही है ना। अब बताओ जब नीचे आ रहा होगा इसकी रफ्तार बढ़ रही होगी घट रही होगी? ढलान तो कोई नीचे आता है रफ्तार घटती है। कौन से गांव में ऐसा है होगे? उल्टा पानी बहता है तुम्हारे गांव में, घट रही होगी। भाई साहब नीचे जब आ रहे हो तो वी भाई साहब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो इसको क्या काउंटर करने के लिए आर तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना? अरे भगवान की थोड़ी पत्थर फेंके तो नीचे आते आते बड़ा हो जाएगा गुड़क कर, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन किसका बचा है? तो पक्का इस ओमेगा को कोई अब क्या घटाएगा कि बढ़ाएगा? तब तो अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा? क्योंकि सवाल में बोला है स्लिप नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? सिर्फ रोल कर रहा है। अब बताओ ओमेगा बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? ओमेगा नीचे आ रहा होगा तो ओमेगा ऐसा होगा कुछ, तो बढ़ेगा कैसे? फ्रिक्शन को किधर लगाना पड़ेगा? इधर लगाएगा फ्रिक्शन तो ओमेगा घटेगा। तो अंधे हो क्या हो भगवान? अरे भाई ओमेगा ऐसे लग रहा है ना, तो बढ़ाना है घटाना है? तो फ्रिक्शन किधर करना पड़ेगा? हवा लगा क्या? अरे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना यार, समझे? तो अभी भी फ्रिक्शन किधर लग रहा है? तो जिनको समझ में हो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं है वो याद रखना। इंक्लाइन प्लेन में रोलिंग हुआ तो दोनों केस में फ्रिक्शन तो रट सकते हो, तो रट लो। अक्ल है वो तो नहीं है ना? अच्छा है क्या तेरे पास है? अक्कड़ बक्कड़ थे तो आंसर बता दी होती। रीजन बताई तू मेरे को। चलो अगला आंसर मैं वैसे ही टिक मार तो बताना है ना। चलो क्या आपको लॉजिक समझ में आया? तो इसको सवाल की तरह मत रखना, दिमाग में रखना। क्योंकि कई बार ऐसा फील होता है इधर जा रहे तो फ्रिक्शन इधर, इधर जा रहे तो फ्रिक्शन। आम जिंदगी में तो यही बोलोगे ना यार। लॉजिक तो तुमने पकड़ गया सर, रोलिंग का कंडीशन ही क्या, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तुमने जब इसको पकड़ा तो आंसर अपने आप आ गया। अब यही यही सब सिचुएशन आपको दिया रहता है, ऐसा ना देख के वो कुछ ऑप्शंस में दिया रहता, v ऐसा होगा, v आर में ऐसा होगा, ये होगा वो होगा, तो तुम सारी बातें अपने आप लिख सकते हो। अच्छा कौन सा हो गया बच्चा? ये ओके, क्या लगता है हो जाएगी? पागल हो गए पकड़ो, जल्दी जल्दी क्या लिखा है? A solid sphere is in a pure, पक्का, on an inclined plane having inclination theta। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला लाइन क्या लिखा है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर इज, क्या जब रोलिंग होता है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है? स्टैटिक। और ये फॉर्मूला तुम्हें कुछ लग रहा है, काइनेटिक वाला लग रहा है या लिमिटिंग वाला? अरे एन टाइम, अरे लिमिटिंग या काइनेटिक लोग उसी में ना फॉर्मूला लगा सकते थे। अरे काइनेटिक भी तो यही होता था, v टाइम्स एन। तो ये तो उसका फॉर्मूला लिख दिया है ना। और स्टैटिक में फॉर्मूला आता है क्या कभी? तो ये ऑप्शन तो ऐसे हटा दिया कॉन्सेप्ट समझ। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा कि रोलिंग में स्टैटिक लगता है, तो इसके बारे में भी दिमाग लगा रहा होगा ना। सवाल टफ नहीं आते हैं, हम गधे होते हैं।
केजरीवाल वाला सुने हो ना, हम तो गधे हैं। अरे चलो दूसरा पूछो, दूसरा। एफ इज जिसमें एनर्जी का लॉस हो। लॉस कब हो सकता है? तब ना रोल करने में गर्म हो जाता है क्या? भाई नहीं समझे। अरे उसमें रोलिंग हो रहा है ना बच्चा, घर्षण थोड़ी हो रहा है। ये भी नहीं ऐसा, इसमें हीट बन के एनर्जी बाहर निकल जाए तब हम उसको बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्स, ठीक है। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है बच्चा, रोलिंग हो रहा है ना। स्लाइड होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, नहीं समझ। अगर मान लो दिया होता v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा या ऐसा कुछ बोला होता तो, या स्लिपिंग हो रहा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तीसरा पढ़ो। तो चश्मा साफ करने पड़ा हाँ भाई। अभी तो पढ़ा ये लाइन, नीचे आ रहा था तो v बढ़ रहा था, तो उसको मैच करने के लिए फ्रिक्शन ने ओमेगा बढ़। अबे गधो, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है नीचे आते टाइम, तो रोलिंग के लिए ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। और ओमेगा किसने बढ़ाया था? और ओमेगा क्या तो है। चलो यार, हाँ लीनियर डिक्रीज हो रही है ना। अरे ये लाइन पढ़ना, फ्रिक्शन विल इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लीनियर तो डिक्रीज ही हो रहा होगा ना। कोई चीज ज्यादा घूमेगा तो विया कम नहीं होगा। तो फिर कोई चीज ज्यादा घूमेगा तो उतना आगे तेजी से बाइक को मैंने अचानक से ऐसे करा तो ये ज्यादा हुआ ना, तो वी ऑटोमेटिकली कम नहीं होगा। तो नॉर्मल रफ्तार से जाना और अचानक से एक्सीडेंट होगी तो चक्का वहां पे नाच जाता है। तो तुम उसको ऐसे भी, तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अ, ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन है, कॉमन सेंस से गधी ये बता इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और इधर क्या था, तो क्या करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स इसकी रफ्तार को कमी ना करे, किसी कैसे देखो। अरे फ्रिक्शनल फोर्स इधर ही लग रहा होगा ना बच्चा, लीनियर वेलोसिटी वेलोसिटी सेंटर मास को ही तो बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन से नीचे अगर बीसीएम का ये डायरेक्शन होगा ना तो फ्रिक्शनल फोर्स को डिक्रीज नहीं करेगा। वो एक पॉइंट का होता था। और यहाँ इन्होंने क्या शब्द लिखा है, कौन सा वेलोसिटी पूछा है तुमसे, वो टच वाला वेलोसिटी पूछा है, किसका पूछा है, लीनियर किसका, कहां पे लीनियर वेलोसिटी देखते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। लीनियर एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का। आया क्या? तो जब ये नीचे जा रहा होगा, बेटा नीचे लग रहा था ना एम जी का साइन थीटा, पहला वाला देखो, पहले ये वाले लाइन में कोई दिक्कत हो तो पहले ये बताओ, ये लाइन 100% सही है, इसी से हमने प्रीवियस वाला आंसर लिखा था। और दूसरे में इसने क्या बोला, डिक्रीज इट्स लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या बेटा, लीनियर बीसीएम को बोलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो नीचे आ रहा तो बीसीएम इस तरफ है और फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो डिक्रीज ही करेगा ना, अपोजिट लग रहा है। वाह, ये सही है। ये तुम सोचोगे, मैं अब गला नहीं फाड़ रहा। क्या तुम ये सवाल अपने मन से बना पाओगे? देखो 2018 मेंस का था और मैंने जो पढ़ा है उससे फट से बना है। बोलो क्या बोला है, पढ़ो। A ring and a disc are initially at बोल दिया है ना। क्या इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह हम इस वाले रोलिंग वाले में लगा सकते हैं?
गधो जब एसीएम निकल गया तो इक्वेशन में मोशन वैलिड नहीं रहेगा यार, क्या पागल। जब एसीएम निकाल रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन मोशन वगैरह वहां लगेगा ना यार, जो भी पूछे सवाल तुम समझे क्या, बैठा दिमाग में। अ रिंग एंड अ डिस्क, तो एक हो गया बच्चा रिंग, बोलते जो आंसर खुद आएगा। दूसरा क्या हो गया, ये काम कर सकते थे इनिशियली एट, तो दोनों के दोनों इनिशियली किस में है, रेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं ठीक। अच्छा u जीरो, u जीरो ठीक। अब पढ़ो, एट द टॉप ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल, मतलब एक इंक्लाइन प्लेन है, दोनों के दोनों कहां पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, समझ गए ना, दोनों के दोनों, और कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे अच्छा, दे स्टार्ट्स टू रोल डाउन विदाउट, स्लिप नहीं कर रहा है, समझ गए क्या, स्लिप नहीं कर रहे हैं आप, बढ़िया। at the same instant of time along the shortest path, अरे मतलब यही रहा, अब इंक्लाइन में वही तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, if the time difference between their reaching the ground is इतना, तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दिया है उसने, एक इंक्लाइन प्लेन, वहां एक डिस्क को रखा, एक रिंग को रखा और दोनों को छोड़ दिया, तो दोनों को छोड़ा तो दोनों को कुछ टाइम लगा हुआ ना, एक को मान लो t1 टाइम लगा, एक को t2 टाइम लगा, और उन दोनों का क्या दिया हुआ हमें, टाइम डिफरेंस यार, इंक्लाइन प्लेन से दो लोग को धक्का लगा दिया, एक 1 मिनट में गिरा, 60 मिनट में, 72 मिनट में गिरा, दोनों का -12 आ रहा है, तो वही 12 तुम्हें दिया हुआ है, समझ गए, पर रेस्ट से छोड़ा था दोनों को, ये नहीं, तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ किसको ज्यादा टाइम लगा होगा नीचे आने में, रिंग को कि डिस्क को। मान लो इसका टाइम मैं ले लेता हूं t1, या चलो tr लिख लूं क्या, और इसका टाइम को क्या लिख लेता हूं मैं, td। बताओ किसका टाइम ज्यादा होगा, किसका टाइम कम होगा, ये रिंग है, ये डिस्क है, और दोनों का कुछ और ही बोला था क्या, चलो, एक रिंग और दूसरा डिस्क, अब बताओ किसका ज्यादा होगा टाइम, रिंग का कि डिस्क का, टाइम किसका ज्यादा होगा, क्यों, हाँ क्या बात कर रहे हैं, जोर से बोलो, नहीं आ रहा, एक रिंग को इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिराया, एक डिस्क को गिराया, किसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे जाने में, अच्छा बताओ रिंग और डिस्क में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रिंग में ही तो, सॉरी रिंग में ही ज्यादा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा ना, डिस्क में तो ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो जो रिंग होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किससे, डिस्क वाले से, अगर रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कम होगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे जाने में, कुछ समझेगा, तो जो टाइम होगा किसका, रिंग का, टाइम देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टाइम ऑफ रिंग माइनस टाइम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 माइनस √3 बाई √10। क्या आपको ये बात समझ में आई, बढ़िया से लिख लिया हमने, बढ़िया, जो बोला तो वो लिख लिया है। अच्छा फिर क्या पूछा था, देन हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन, मुझसे सवाल में लेकिन क्या पूछा है, ये हाइट कितना होगा, बताओ इस सवाल को देख के तुम्हारे मन में क्या विचार आएगा, क्या करोगे, दिया ये है, पूछा ये है, क्या करोगे, जो दिया है उसी पे तो फोकस करेंगे, अरे दिया क्या है, टाइम दिया हुआ है ना, तो क्या तुम पी आर निकाल सकते हो, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे, इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं क्या यहाँ पे, क्या दोनों सेम डिस्टेंस ही चल रहेगा, क्यों सर दोनों तो नीचे ही आए हैं ना, दोनों के लिए सेम होगा, दोनों का टाइम हमें दिया हुआ है, क्या टाइम के टर्म में इक्वेशन बनाया जा सकता है, इक्वेशन मोशन लगा के, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या था बच्चे, दोनों को क्या कर रहा है, तुम इधर आयुष, इधर पढ़ा रहा हूँ नीचे पढ़ा रहा हूँ, मैं तुझे बता नहीं करूँ क्या तरफ से, तो उधर कहाँ लगा हुआ है, मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ ना, क्या नहीं मन है ना, प्लीज बताओ,
नहीं नहीं पढ़ने मन लगता मत आओ यार, सच में मत आओ। एक बच्चा भी आएगा और सफल है मेरा जीवन। वैसे भी सिलेक्शन रेशियो पता ही है ना, 200 में एक है तो 200 बच्चे भी नहीं है, तो अगर इतने में एक भी सिलेक्शन दे दी तो मैं सेटिस्फाइड समझूंगा अपने आप। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लग सकता है। इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक्सेलरेशन निकालना सीख रखा है ना। इनिशियल वेलोसिटी चिल्ला चिल्ला के यू बोल रहा है, अरे जीरो बोल रखा है ना। और एस दोनों सेम चलेगा ये भी तय है, अरे सेम इंक्लाइन प्लेन से ही तो गिराया है। तो अब मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन लगा लें। एस पता है, पी के टर्म में लिखना है, यू दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना हमें आता है, एक्सेलरेशन निकालना हमें आता है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, यही लगाएंगे। चलो बताओ, तो अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं पहले, चलो कौन सा उधर रिंग है ना, तो रिंग के लिए देखो फॉर्मूला तो ये लगाते हैं ना बच्चा, एस यू तो खत्म, तो क्या लिखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, तो 2s बाई ए अंडर रूट, ये क्या पकड़ में आ रहा है क्या? चलो बताओ रिंग के लिए क्या लिखूं मैं, बोलो। अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन एक्सेलरेशन किसका बच्चा, अरे रिंग का सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास है स्टूडेंट है रिंग के लिए, माइनस इसका बोलो डिस्क के लिए अंडर रूट ऑफ 2s ए किसका, ये सेंटर ऑफ मास का ही बच्चा ध्यान रखना है ना, सेंटर ऑफ मास का ही इज इक्वल टू कितना दे है हमारे पास 2 माइनस रूट 3 बाई 10, यही है। अच्छा रूट 10 थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो कॉमन कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना चाहिए मेरे ख्याल से। जब आपको हाँ, जब आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो जब भी कॉमन उमन लेके किया करो, जल्दी सॉल्व होता है हमेशा, ठीक है। तो चलो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। देखो क्या आया था इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन किसका था बच्चा इधर, रिंग था ना, माइनस रूट 2s यहाँ किसका था, इसका इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10, यही था। देखो तो रूट टू एस कॉमन ले सकते हैं आराम से, नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना, चलो कॉमन लेते हैं। तो रूट 2s को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए आर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए डी, दिख रहा है क्या, इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10, ठीक है क्या। क्या हमें रिंग और डिस्क का मुझे याद रहना चाहिए, क्या था फॉर्मूला, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एन वाला। तो क्या मुझे रिंग का याद है एन की वैल्यू कितनी, 1 याद है, तो इसका फॉर्मूला क्या आया होता, मैं डगे लिख रहा हूं, बोलो बोलो रूट 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ बोलो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 करते तो 2 आता ना, भेज दो ऊपर 2 को, तो ऐसे कर दो क्या रूट 2, दिक्कत हो गया बेटा, रूट के अंदर ही होता ना, ऊपर रूट लिख दिया। इसका बताओ माइनस इसको अगर किया होता बच्चा तो अंडर रूट ऑफ दिस का बोलो 2, हाँ मतलब जी निकाला था ना वहां शायद, क्या आया था 2g साइन थीटा बाई 3, ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा 1 प्लस 1 बाई 2, तो नीचे 3 आएगा ना, 3g, अच्छा हाँ सॉरी 2g, हाँ हाँ ठीक है 2g साइन थीटा, ऊपर क्या चला जाता, आया क्या समझ में, वही है ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, इज इक्वल टू बोलो 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10, देख रहे हो क्या, फिर से देखो तो रूट जी साइन थीटा, रूट जी साइन थीटा दिखाई दे रहा है क्या, जितने हैं ना अगड़म बगड़ सबको बाहर निकाल लिया करो, मतलब आदत डालो, जब भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो कॉमन निकाल निकाल के सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व होगा। तो इधर बताओ क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2s और बाहर निकाल दिया मैंने मान लो रूट जी साइन थीटा, तो बच क्या गया अंदर बच्चा रूट 2 माइनस
√3/√2 दिखा क्या? दिख रहा है क्या? सिंपल हो गया। 2 माइनस √2 नहीं दिख रहा है। और यहाँ क्या है? 2 माइनस √3/√10। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन, चाहो तो यही उड़ा सकते हो, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। √2s अपॉन √g sin इज इक्वल मल्टीप्लाई में 2 माइनस √3/√2 और यहाँ क्या आ गया बच्चा? 2 माइनस √3/√10 दिखा क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये गया, ये भी गया, और यहाँ √g दिखाई दे रहा है क्या आपको? अच्छा, √2 से √2 भी गया, और यहाँ √g दिखाई दे रहा है क्या? और यहाँ √10 दिखाई दे रहा है क्या? उड़ा दूं? बच क्या रहा है? ध्यान से देखो तो √s दिखा, √s बाई √sin θ इज इक्वल टू 1 दिखा? इधर भेज दूं तो √s इज इक्वल टू √sin 60 डिग्री। कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। अरे दिया हुआ था ना थीटा। अब तो कई लोग का आंसर दिख रहा होगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो s इज इक्वल टू साइन 60 बेटा कितना होता है? √3 बाई, आ गया क्या हमारे पास s? अब हो जाएगा सॉल्व? नहीं होगा। नहीं होगा तो पागल हो जाओ। इसकी वैल्यू कितनी है? √3 बाई, तो अगर मुझे ये एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, क्या हाइट निकल सकती है? बहुत टफ सवाल है, पर इस सवाल को वही बच्चा जल्दी बना पाता उसको वो कॉन्सेप्ट याद रहता है कि सर a इज इक्वल टू g sin थीटा 1/1 + n लिखते हैं। और नहीं तो वो इंक्लाइन प्लेन पे खेलता रहता है ना, टॉर्क वॉर्क लगा के, तब यहाँ पे पहुंचता है ना। तो अगर आप नॉर्मल, अब किताबों में क्या रहता है, तो वो ACM जो हमने निकाला एक्सप्रेशन वहां तक आपको मिलेगा। तो हम बार बार पूरा उतना थोड़ी बनाएंगे। अब तो मेरे रटा गया है सर, दौड़ा लो इंक्लाइन प्लेन पे तो हर बार यही बोलने वाले हैं। जी साइन थीटा पहले से याद था, अब एक्स्ट्रा में क्या गया? अपॉन 1 + n, पकड़ के चीज तो लगा कर। अब इसी में सवाल वाल कई बार बनेंगे, कितना दूर चला जाएगा, कितने दूर बार रुकेगा, समझ रहे हो ना? तो एक बार एसीएम आ गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। एसीएम एक बार आ गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड रहेगा। चिपते जाओ ना, जो पूछना है पूछते रहो। ठीक है, पागल हो जाओगे ये सवाल देख के। A uniform base of mass m, radius r is rolling up a rough inclined plane which makes angle 30 degree. Find the with the horizontal if the coefficient of static friction and kinetic friction are each equal to mu and the only force acting are gravitational and frictional, then the magnitude of, आगे लोग है सर, फ्रिक्शनल फोर्स एक ही है क्या? फोर्स में क्या आता है? mg sin थीटा अपॉन 1 + 1/n। अरे भाई उल्टा खाना। सर आप सीधा ऐसा क्यों बोल पा रहे हो? तो क्या कुछ लिखा है क्या इन्होंने? ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये बताओ, एंड इट्स डायरेक्शन इज, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन रटवाए देना, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बनाना। ये गलत नहीं बोलना गलती से भी। पहले देखो तो मेक मार्क योर आंसर, आंसर मार्क करना है ना। पहला पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ स्टेटमेंट 1 इज, सेकंड में भी क्या लिखा है, थर्ड में भी क्या लिखा है, फोर्थ में भी क्या लिखा है, लिखा है ना। तो अब हम सारा थोड़ी चेक करेंगे, स्टेटमेंट 1 ही, क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस नामक चीज है? जब 3 में यस लिखा है और एक में फॉल्स लिखा है तो मैं केवल पहला वाला स्टेटमेंट चेक कर लूंगा। अगर पहला वाला ट्रू आ गया तो दिमाग लगाऊंगा, अगर पहला ट्रू आ गया तब मैं दिमाग लगेंगे 3 पे, लेकिन अगर पहला फॉल्स आ गया तो दूसरा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सीधा टिक मार दूंगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ो और बोलो जल्दी से। अब भी नहीं बता पाए तो बस बेकार है अब हमारी जिंदगी। पेन चलाना पड़ रहा है, पागल हो गए सब। टू सिलेंडर, वन हॉलो,
and the other solid with the same mass and identical dimensions are simultaneously allowed to roll with a slipping down an inclined plane from the same height. The hollow cylinder will reach the bottom of the inclined plane first. क्यों? अरे भैया दो सिलेंडर था, एक हॉलो, हॉलो होगा उसका ज्यादा मास कहाँ पे होगा? तो अगर सरफेस पे ज्यादा होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम नहीं कर पाए। तो यहाँ किसको बोला, कौन पहले पहुंचेगा? पहले नहीं पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा ना, तो सीधा किसको टिक मार देगी? समझे क्या? ऐसा नहीं कि हर बार रहेगा ऑल सॉल। By the principle of conservation of energy, the total kinetic energy of four cylinders are identical when they reach the bottom of the incline. इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? टोटल एनर्जी नहीं बोला है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बोला है। नहीं पकड़ पा, देखो क्या होता है ना, यहाँ अभी हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, बट फिर भी वो जब वो रोल कर रहा होगा ना तो उसके पास बेटा दो, तू कह रहे हो कि सर जो धीरे पहुंच रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा बट रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं समझे? तो जब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वहां पे दोनों आते हैं, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, समझ? और बताओ मुझे, क्या हमने ऐसा पढ़ा था? अच्छा चलो इस पे तो चर्चा करेंगे जब वो वाला टॉपिक आएगा। क्या होमवर्क लिखा हुआ है? होमवर्क हाँ, कल संडे है ना? हाँ बोले थे, जैसे आप बोले थे, अरे मंडे ठीक है, जाओ तुम लोग क्या ही करते जाओ।